Hello and welcome to the video. Today we have Sachin Gautam with us, who is working as an ATC in Airports Authority of India. So welcome Sachin, and thanks for giving us the time. Hello, and thank you, Aman, for calling me. Yes, it's our pleasure. And first of all, I would like you to tell us about your educational background. So, Aman, I've done my 10th in ICSE board. 12th, I did from CBSE board. For engineering, uh, I went to Madan Mohan Malviya University of Technology, and I did electrical engineering. So after, I would also like to ask you about your journey. What was it like from a BTech electrical engineer to an ATC officer? So please elaborate on this. So, I decided to not sit in my college placements as the environment and atmosphere around me was more inclined towards the government jobs and PSUs. So I also started preparing for these jobs, and that's why I left, didn't sit for placements and focused on GATE preparation. So I gave GATE in my final year of electrical engineering and couldn't secure a good rank. So tried again in the next year and got a decent rank, but not enough to secure a job in PSU. And in the same year, 2020, this Airports Authority of India published a vacancy for air traffic control officer, and they conducted this exam in 2021, and the final result was declared in 2022. तो आई वुड लाइक कि आप इंडिया में एटीसी ऑफिसर बनने के लिए जो प्रोसेस होता है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे एक कैंडिडेट एटीसी ऑफिसर बन सकता है इंडिया के अंदर। तो इंडिया में क्या है कि ये एक्सक्लूसिवली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये मिली हुई है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एटीसी सर्विस देने के लिए। तो अच्छा। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम रिक्रूटमेंट पब्लिश करता है अपने एटीसी ऑफिसर्स के लिए। तो हम्म। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है। तो वो लोग पब्लिश करते हैं टाइम टू टाइम। जैसे अभी रिसेंट में 3 साल से तो कंटिन्यूस रिक्रूटमेंट हो रहा है। अच्छा। So I would also like to you to elaborate on the examination process of ATC officer. एटीसी का एग्जाम तो बेसिकली दो स्टेजेस में ही होता है। एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और दूसरा होता है एक वॉइस टेस्ट। तो दो हम्म। स्टेजेस होते हैं इसके। तो इसका जो सिलेबस है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है उसका सिलेबस क्या रहता है कि और इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? जो ग्रेजुएट्स हैं वो सारे ही एलिजिबल हैं कि इसके लिए कुछ स्पेशलाइजेशन चाहिए? बेसिकली टेक्निकल जॉब में आता ही तो उसके हिसाब से अगर कोई बीटेक है तो उसको एलिजिबल है, या बीएससी है तो वो फिजिक्स एंड मैथ्स अगर उसके सब्जेक्ट हैं तो वो एलिजिबल है। एज का क्राइटेरिया 27 ईयर्स है, प्लस अच्छा। रिलैक्सेशन जो भी क्लेम करता है। बाकी मेडिकली फिटनेस वाला और एक होता है, तो वो तो इजी होता है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स पास कर जाते हैं उस एग्जामिनेशन को। तो इसका जो एवरेज टाइम है प्रोसेस का वो कितना लगभग लग जाता है? देखिए मेरे टाइम पर तो कोविड था, उस टाइम पर वेव थी सेकंड। तो मेरा एग्जाम हुआ था मार्च में, और फेब लास्ट में नेक्स्ट ईयर दैट इज 2021 में एग्जाम हुआ। 2022 फेब में मेरा फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। लेकिन उसी साल इन्होंने दोबारा रिक्रूटमेंट करा था, तो वो लेकिन एग्जाम 6 मंथ्स में ज्वाइनिंग हो गई थी उन लोगों की, अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स में। तो तो नेसेसिटी के ऊपर उस टाइम पे रिक्रूटमेंट बहुत तेजी हुआ था, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है अभी, अंडर स्टाफ था। तो और अभी तो शायद एवरेज टाइम आप मान सकते हैं कि वही 8 to 10 मंथ्स इतना लग जाता है। तो अगर हम इसको और एग्जाम से कंपेयर करें तो इट इज कंपैरेटिवली फास्टर। हाँ, तो क्योंकि लार्ज स्केल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरा एग्जाम जैसे 3 शिफ्ट में हुआ था, तो इतना ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है। वही 1 और 1.5 लाख शायद बच्चे बैठते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है।
तो इसके लिए जो बीटेक और जो आपने बताया कि बीटेक और बीएससी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, उसमें जो सिलेबस होता है, क्या इनके सब्जेक्ट्स भी उसमें आते हैं, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसमें? हाँ, ये इनका जो एग्जामिनेशन है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है। तो टेक्निकल में तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स पूछी जाती है, और नॉन टेक्निकल में आपका जीके, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है। और इसका जो वॉइस टेस्ट है, उसमें क्या प्रोसेस होता है? तो वॉइस टेस्ट में आपको हेडक्वार्टर बुलाया जाता है, तो उसी टाइम पर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करते हैं। तो हम्म। वॉइस टेस्ट में क्या होता है, वो बेसिकली आपकी जो दो चीजें चेक करते हैं, या आप जो कैंडिडेट है वो स्टटरिंग और स्टैमरिंग नहीं करना चाहिए उसे। तो मतलब कि तुतलाना और हकलाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा जो जॉब है वो आवाज की है। आप बात ही करनी है, आपको बात से ही सब चीजें करनी है आपको। तो आप वो बेसिकली वहां पर आपको एक पैराग्राफ देते हैं पढ़ने के लिए। तो वो इंग्लिश में होता है पैराग्राफ, ये वॉइस टेस्ट? इंग्लिश में होता है ये? हाँ इंग्लिश में होता है। एक्चुअली इंग्लिश, एविएशन की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश तो मस्ट है। आप ये ट्रेनिंग के टाइम पर एक इसमें एक इंग्लिश का एग्जाम भी होता है। अब वो इंग्लिश का एग्जाम आपको एक रिक्वायर्ड उसका रिक्वायर्ड नंबर से पास करना पड़ता है, तभी आप हम्म। एलिजिबल होते हो आप उसके लिए, आगे के प्रोसेस के लिए। तो So apart from this reading and voice test, is there any interview related to it? नहीं, इंटरव्यू तो नहीं होता है, पर ऐसा होता है जैसे वहाँ सीनियर लोग होते हैं, कुछ 4 to 5 सीनियर्स थे जब मैं गया था अपने वॉइस टेस्ट के लिए। वो हम्म। जनरल कॉन्वर्सेशन करते हैं। अब तो मुझे लगता है वो इंटरव्यू तो नहीं होता, वो नॉर्मल एक वॉइस टेस्ट होता है। वो आपको जस्ट चेक कर रहे होते हैं कि आपकी कोई भी, अगर कोई स्टटरिंग स्टैमरिंग है तो वो स्ट्राइक आउट हो जाए। बाकी आपको एक माइक देते हैं, वो उसमें आपको बोलना होता है, और उसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है। उसमें ज्यादा कोई वो स्टेज कुछ ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली स्टेज नहीं है। वो सबका नॉर्मली निकल जाएगा। कुछ ही हार्डली 4 या 5 लोग होते होंगे 300-500 में से, जो उसकी वजह से रुकते होंगे। अच्छा। तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि आपका जो सिलेक्शन के बाद जो आपका प्रोसेस था ट्रेनिंग का, वो कैसा एक्सपीरियंस था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ट्रेनिंग का अभी राइट आफ्टर जब ज्वाइन करते हैं आप, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो हैं वो ट्रेनिंग सेंटर पर ही ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग एयरपोर्ट्स पे भी ज्वाइन करते हैं, जैसे उनकी पहले ओजीटी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एयरपोर्ट पे पोस्टिंग हो जाती है, वो ओजीटी अंडरगो करते हैं वहाँ, फिर ट्रेनिंग सेंटर पे आते हैं। मैं डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर गया था। तो मेरी 9 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, जो कि एक ही स्ट्रेच में हुई थी। तो 3 कोर्सेस की ट्रेनिंग हुई थी। तो अप्रोक्सीमेटली आप ले लीजिए 3 महीने का एक कोर्स होता है। थोड़ी ट्रेनिंग थोड़ी सी स्टेनो से थोड़ी हार्ड होती है, क्योंकि जो काम है वो हमने कहीं देखा नहीं होता है, कहीं उसकी समझ नहीं होती है हमको। तो उस हिसाब से नया है तो नई चीज तो सबको कठिन लगती है। बाकी आपको सुविधाएं इतनी होती हैं कि आपको वो ओवरकम हो जाता है थोड़ा सा। आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी है, मैस है, वो सब अच्छा होता है, एंजॉय करते हैं। अब कुछ लोगों के लिए वो टफ भी हो जाता है। मैंने लेकिन बहुत एंजॉय किया था अपना ट्रेनिंग। अच्छा। तो आप ये इसके बारे में जो एटीसी की जो जॉब प्रोफाइल है, उसके बारे में थोड़ा, जो लोग हमें देख रहे हैं उनको बताइए कि ये क्या चैलेंजेस हैं इस जॉब में, और क्या इसके पर्क्स हैं, और क्या फैसिलिटीज हैं, और तो जॉब नेचर तो आप ऑपरेशनल मान सकते हैं, ऑपरेशनल नेचर की जॉब है। तो इसमें मेन काम हमारा जो है वो होता है कि जो एयरक्राफ्ट हैं वो एक दूसरे से एक सेफ डिस्टेंस पर रहें। एक लेमन टर्म में मैं आपको दूंगा, एक सेफ डिस्टेंस पर रहें। और सेफ डिस्टेंस पर रहने के साथ साथ हम एक ऐसी सर्विस दें ताकि किसी को कोई डिले ना हो। आप देखेंगे कि जो डिले होता है, जहाज एयरक्राफ्ट का डिले, अगर थोड़ा सा भी आप 1 घंटे 2 घंटे आप हम देखने लग जाते हैं कि वीडियो आ गई कि पैसेंजर्स एकदम अनरूली हो जाते हैं। हम्म। तो वो चीज को ध्यान में रखकर हम, दो चीजें हमारा मेन होता है ऑब्जेक्टिव। एक तो जहाज सेफ डिस्टेंस पर रहे एक दूसरे से, और दूसरा कि कोई अननेसेसरी डिले ना हो। और
इसको करने के लिए ही ट्रेनिंग होती है, अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद जो आप एयरपोर्ट पर जाते हो तो उस एयरपोर्ट के स्पेसिफिक के लिए भी ट्रेनिंग होती है। आप इस तरह से मान सकते हैं, आप अगर पहले आपने 9 महीने, जैसे मैंने इलाहाबाद में करा, फिर मैं जब पोस्टिंग के लिए दूसरे स्टेशन पे गया वहां मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ 6 महीने। उसके बाद अगर मान लो मैं यहाँ से ट्रांसफर करके कहीं और जाऊंगा तो मुझे उस एयरपोर्ट की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो हम्म। क्योंकि हर एयरपोर्ट का अपना अपना एक एयर स्पेस होता है आसपास का, जैसे अलग अलग तरीके के टाइमिंग। अब जैसे हम एक एक शहर से अलग अलग शहर अलग अलग है, कहीं पर आप देख रहे हो कि कोई हिल है तो वहाँ का एयर स्पेस अलग तरीके से हो जाएगा, कहीं फ्लैट है, प्लेन्स हैं, तो वहाँ अलग हो जाता है। तो ट्रेनिंग का इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। तो हम मेन जो करते हैं वो, और मेन जो दिक्कत आती है हमारी, चैलेंजेस जो आपने पूछे, कि जहाज जो है वो एक महंगी चीज है और उसके अंदर लोग भी बैठे हुए हैं। तो लोगों की सेफ्टी तो चाहिए चाहिए। अगर जहाज चल रहा है, मूवमेंट में है, तो लोगों की सेफ्टी इन्वॉल्व है। लेकिन अगर एक जहाज खड़ा भी हुआ है इंजन बंद पे, तो भी हमको ध्यान रखना है उसका, क्योंकि वो एक कॉस्ट, एक बहुत ही ज्यादा, एविएशन जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली इंडस्ट्री है। तो हम्म। ये मेन चैलेंज रहता है कि जो सेफ्टी है और जो डिले है वो कम से कम हो और सेफ्टी ज्यादा से ज्यादा। So as we know that the airports and railway stations, these are a 24-hour operational place. So I would like to ask you about your duty timings, how this is managed, and how much hours you have to put in into your duty. तो रेलवे स्टेशन तो चलो 24 आवर्स, लेकिन कुछ एयरपोर्ट्स है, एयरपोर्ट सारे 24 आवर्स नहीं होते हैं। हम्म। कुछ बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ पे कंटिन्यूस मूवमेंट है, वही 24 आवर्स हैं। बाकी एयरपोर्ट्स रात में बंद होते हैं। जैसे जो छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं वो नॉर्मल, आप जैसे सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक रात में ओपन होते हैं, फिर उनकी वॉच बंद हो जाती है। तो मतलब वहाँ लैंडिंग नहीं है, कोई जहाज का मूवमेंट नहीं है, तो वो बंद हो जाते हैं। तो उधर तो आपका नॉर्मल 2 शिफ्ट में अपना काम हो जाता है आपका। एक मॉर्निंग हम्म। शिफ्ट हो गया और एक आफ्टरनून शिफ्ट हो गया। तो जनरली 7 to 1 या 1:30, और 1:30 to 8:30 आपका ऐसा रहता है। बाकी 24 आवर स्टेशन में आपका रहता है मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। आपको नाइट भी करनी होती है एक्स्ट्रा। तो आप हम्म। पहले मॉर्निंग करोगे 7:30 to 2 p.m। फिर नेक्स्ट आप 24 आवर्स बाद 2 p.m. to 8 p.m। फिर आप 24 आवर्स बाद 8 p.m. to 7:30 p.m। अब जब आपको ये नाइट करोगे आप, तो इसके बाद आपको 48 आवर्स का रेस्ट मैंडेटरी है। तो सेवन हम्म। थर्टी टू फिर 48 आवर्स, दैट इज एक दिन आप जिस दिन आए हो, फिर अगले दिन आपका 7:30, 24 आवर्स, फिर अगले दिन 48 आवर्स। तो आपको कुल मिला के 2 दिन बाद आपको फिर मॉर्निंग करने फिर से जाना होता है। तो आप एक साइकिल मान लीजिए कि 5 डेज की एक साइकिल बनती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, फिर आप जिस दिन नाइट करते हैं उसके बाद जब आप नाइट से आते हैं, और एक आपकी, और एक रेस्ट डे। I would also like to ask you about the career aspect of this job, कि इसमें promotions किस प्रकार होते हैं, और आप जब ज्वाइन करते हैं तो मतलब क्या एक इंसान उसको कैसे मतलब आगे अपने करियर को ग्रोथ होते हुए देखेगा इस जॉब में? तो मन जैसे कि नॉर्मली भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है, तो हम्म। प्रमोशन है वो टाइम बेस्ड है। तो आप 3 साल में रफली आप मान सकते हैं कि आपका प्रमोशन जो होता है वो 3 साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं। पर वो आप जैसा होता है कि सीनियरिटी बेसिस पर होता है। तो जो आप रफली रफली मान लीजिए 4 इयर्स आप एवरेज ले सकते हो। 4 इयर्स अराउंड आपका ओवर द टाइम। आप 3 इयर्स स्टार्टिंग में तो 3 इयर्स में मिल जाएगा, लेकिन बाद में थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि हर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पिरामिड शेप में होता है। तो नीचे तो काफी पोस्ट होती हैं, ऊपर लेकिन कम होती जाती हैं। सबको तो हम्म। प्रमोशन नहीं मिल सकता टाइमली। तो ऊपर के जो प्रमोशंस होते हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं। आप जैसे बाद में देखोगे, स्टार्टिंग में तो ठीक है, टाइमली 3 इयर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसके अलावा मुझे ये बताइए कि इसकी जो सैलरी है और रेम्युनेशंस जो हैं और पर्क्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो एक एम्प्लॉय को इसमें मिलती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
तो सैलरी का आप जो बेसिक होता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो वो 40,000 होता है। तो आप जो ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे उस टाइम पे आपको बेसिक 40,000 होगा। उस टाइम पे आपको मेसिंग और हॉस्टल सर्विस प्रोवाइड होता है, तो हाउसिंग रेंट अलाउंस नहीं मिलता है। तो आपको बेसिक मिलेगा, आपको आपका डीए मिलेगा और एक 35% का कैफेटेरिया और होता है। डीए अभी अराउंड है 50% अराउंड है अभी, क्योंकि पीएसयूज में इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस लगता है जो कि क्वार्टरली अपडेट होता है, अनलाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि हाफ ईयरली अपडेट होता है। इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस क्वार्टरली अपडेट होता है, हर क्वार्टर में आप एक अपडेट होता है। तो आपको उस टाइम पर एचआरए तो नहीं मिलता ट्रेनिंग में, बाकी आपको पर्क्स मिल जाते हैं, 35% कैफेटेरिया अलाउंस। ये एक मेजर अमाउंट होता है जो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया के जो एम्प्लॉयज हैं और जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज हैं, उसमें मेन जो डिफरेंस आता है वो इसी से आता है, 35% जो कैफेटेरिया अलाउंस होता है। फिर आप जब अपने पोस्टिंग पर जाते हो, स्टेशन पर जाते हो, जैसे आपकी ट्रेनिंग हुई उसके बाद, तो उस टाइम पे आपको एचआरए भी मिलने लग जाता है। फिर आप जब वहाँ की स्टेशन की जो ट्रेनिंग पूरी करते हो अराउंड, उसके बाद आप एक रेटिंग अलाउंस और स्ट्रेस अलाउंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो रेटिंग अलाउंस एक प्रिविलेज के लिए दिया जाता है, जैसे क्योंकि थोड़ा स्पेशलाइज जॉब होती है, तो उसको एंकरेजमेंट के लिए अलग से अलाउंस मिलता है। हर सेक्टर, हर यूनिट का एक अलाउंस होता है। तो और स्ट्रेस अलाउंस होता है मूवमेंट के हिसाब से, कि जहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट है तो ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल जॉब है। तो उस टाइम पे जितना ज़्यादा ट्रैफिक है, जितने ज़्यादा जहाज आप हैंडल कर रहे हो, उस हिसाब से आपको मिलता है। तो जो बड़े स्टेशन है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, इधर आपको 100% मिलता है स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो और लगभग बाकी, हाँ बोलिए। लगभग मैं कितनी एक्सपेक्ट मतलब एक कैंडिडेट जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा है, वो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करे इस जॉब में? लगभग एक आप मोटा मोटा फिगर बता दीजिए। तो सीटीसी तो एयरपोर्ट अथॉरिटी लिखता है, आप उसी को मान सकते हैं। सीटीसी आपके जो भी एडवर्टीजमेंट पब्लिश होता है उसमें पब्लिश करता है, तो उतना ही अराउंड रहता है। अभी शायद 13 lakhs का लिखते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले।